नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए शुरू करते हैं। ये 6th क्लास के एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। ये बेसिकली तारों की बात हो रही है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते, तारों को कोई गिन नहीं सकता। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाती है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। चंद्रमा हर रोज अपना आकार बदलते रहता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। वह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को बोला जाता है पूर्णिमा। वो पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा। 15 दिन के बाद चंद्रमा नहीं दिखती है, मतलब हल्का सा छोटा सा कटा हुआ भाग दिखता है, उस रात को अमावस्या बोला जाता है। ऐसे रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अमावस्या के दिन बहुत ही उजली पूरा चंद्रमा का जो रोशनी होता है पूरी तरीके से पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट करती है, तो बहुत ही साफ सुथरा रात उस दिन देखने को मिलता है हम लोग को। उसके आगे बढ़ते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। ये बात सही है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा चमकने लगती है तो वो कम चमकने वाली चीज़ों को, रोशनी जो होता है उसको दबा देती है अपनी रोशनी के सामने, जिसका परिणाम स्वरूप ये निकलता है कि वो जो कम चमकने वाली चीज़ है वो चमकता हुआ प्रतीत ही नहीं होता है। उसके सामने जो ज़्यादा चमकने वाली चीज़ है वो सिर्फ दिखती है। आप एग्जाम्पल के तौर पर अपने घर में जो बल्ब होते हैं, छोटे छोटे बल्ब होते हैं, जो छोटे से बल्ब हैं उसके सामने आप एक बड़े से बल्ब को जला दीजिए तो छोटे से बल्ब की चमक गायब जैसी दिखने लगेगी, क्योंकि उसके सामने उससे ज़्यादा चमकने वाली वस्तुएं आ जाती है। इससे संबंधित एक क्रियाकलाप को यहाँ लिखा गया है। आप चाहे तो इसे अपने घर पर प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, एक सिंपल सा क्रियाकलाप के बारे में लिखा गया है। एक टॉर्च लेना है, उस टॉर्च में एक टॉर्च लेना है और एक कागज़ लेना है। कागज़ को सर्कल जैसा गोल जैसा काट लेना है और उस कागज़ पर छोटे छोटे छेद बना लेने हैं। और उस कागज़ पर जो आप छेद बनाए हैं वो टॉर्च के मुंह से जहाँ से रोशनी बाहर निकलती है उस पर उस कागज़ को फिट करके एक रबर से उसको बढ़िया से फिट कर देना वहाँ पर। अब उसके बाद टॉर्च को जलाकर देखिए। कमरे के सारे लाइट को बंद कर दीजिए और टॉर्च को जलाकर देखिए तो जो छोटी छोटी बूंदे जैसी जो आकार आपको दीवार पर या तो कहीं पर भी जलाकर यहाँ पर देखेंगे, जो देखने को मिलेगा वो समान, मान लीजिए कि वो तारे हैं। और जैसे ही आप अपने रूम के लाइट को जलाइए, यानी कि अब मान लीजिए कि आपका जो बल्ब है वो सूर्य है, जैसे ही उसका लाइट पड़ेगा तो वो जो आपके टॉर्च के लाइट है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि आपके बल्ब के लाइट के सामने टॉर्च का लाइट का कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगा। यही कारण होता है कि दिन में बाकी सारी चीज़ गायब हो जाते हैं, सिर्फ हमें सूर्य देखने को मिलता है। अब चंद्रमा तो वैसे भी गायब होंगे, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के ही रोशनी के कारण रिफ्लेक्ट कर पाती है। कोई भी चीज़ हमें चमकता हुआ तब प्रतीत होता है जब उस पर पड़ रही रोशनी वापस उसके तरफ से लौट आए, तब हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है। अगर हम किसी चीज़ पर रोशनी डाल रहे हैं और वो जो रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं करती है, उधर से वापस नहीं लौटती है, तब वो चीज़ हमें चमकता हुआ नहीं दिखेगा। चलिए बढ़ते आगे। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। सूर्य, चंद्रमा के साथ साथ जितना भी चीज़ आप आसमान में देख पाते हैं उन सभी को खगोलीय पिंड कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं।
इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है और जिससे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ऊष्मा तथा प्रकाश को बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करना मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना, वो करती है। अब वही जो ये जो खगोलीय पिंड है जो कि बहुत बड़े होते हैं, गैस से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, ये अपने ऊष्मा प्रकाश को दूसरे को देते हैं, उसे तारा कहा जाता है। यानी तारा के पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है। तारा के पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है। ब्रह्मांड में मौजूद एकलौता ऐसा खगोलीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है, उस खगोलीय पिंड का नाम तारा है। और सूर्य भी क्या है? तो सूर्य भी एक तारा है। चलिए बढ़ते हैं अगले तक। अगला है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ये मत समझिएगा कि जो तारा आपको छोटा दिख रहा है उसके सामने सूर्य के सामने उसकी कोई औकात नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तारा सूर्य से बड़े भी हो सकते हैं या तो सूर्य से छोटे भी हो सकते हैं। तारा जो है सूर्य से 1.5 गुना बड़ा भी तारा हो सकता है या सूर्य से 1.5 गुना छोटा भी तारा हो सकता है। इस ब्रह्मांड में तारे मौजूद हैं। वो इसलिए छोटे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर में स्थित है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज आपको कितना छोटा दिखाई देता है? छोटा सा दिखाई पड़ता है, जैसे कि हमारे मुट्ठी में आ जाएगा, लेकिन नीचे उतरते उसका आकार कितना बड़ा होता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के आकृतियों को देख सकते हैं। ये आकृति जो होते हैं इसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है। इस आकृति को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ये जो तारे अपना समूह बना लेते हैं, समूह बनाकर कोई आकृति जैसा निर्माण करते हैं, उसी आकृति को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नक्षत्र मंडल के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि अर्सा मेयर और बिग बियर, इस प्रकार का नक्षत्र मंडल है। तो दोनों को याद रखेंगे, अर्सा मेयर और बिग बियर। कभी भी कोई भी एग्जाम में इससे प्रश्न बन सकते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, 7 तारों का समूह है ये। जिसे और कौन कौन नाम से जाना जाता है? सप्त, 7 के नाम से जाना जाता है, ऋषि संत के नाम से जाना जाता है। यह 7 तारों का समूह है। ये भी अर्सा मेजर का ही भाग है, अर्सा मेजर का ही भाग है। और अर्सा मेजर क्या है? तो अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा की ओर बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। जो तारा उत्तर दिशा की ओर बताता है उसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है, इशारे करती है। चलिए देख लेते हैं चित्र 1.1। देखिए, अभी थोड़ा देर पहले बात आई कि अगर कोई तारा मिलकर एक आकृति का निर्माण करती है तो वह नक्षत्र मंडल कहलाती है। जैसे देखिएगा, हमेशा ये जो 7 तारा है ये मिलकर एक आकृति का हमेशा यही शेप में रहता है, इसके अलावा कोई शेप में नहीं रहता। एक किसान की हल का शेप में रहता है, ये हमेशा इस आकृति का निर्माण करता है। तो ये कोई भी नक्षत्र मंडल का जरूर भाग हो सकता है। हाँ, तो ये अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का एक भाग है। इसी में देख लीजिए कि सब तारों को मिलाकर ये जो 2 तारा है ये इसकी ओर इशारा कर रहा है। और ये जो है वो कौन सा तारा है? ध्रुव तारा। किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में है। तो ध्रुव तारे किस दिशा को इंगित करता है, किस दिशा के बारे में बताता है? तो उत्तर दिशा के बारे में बताता है। पहले के समय में, प्राचीन समय में, जब लोगों के पास दिशा ज्ञात करने की नहीं थी कोई भी उपकरण, तब वे इस तरीके से इस तारों के मदद से दिशा का ज्ञात किया करते होंगे।
चित्र 1.1 में देखेंगे, हाँ, ध्रुव की ओर इंगित करे कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और ऐसे जो पिंड है उसको ग्रह कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड मतलब आसमान में कुछ मौजूद ऐसा पदार्थ जिसके पास अपनी कोई हीट नहीं है, अपनी कोई एनर्जी नहीं है, वो तारे के एनर्जी से चमकता है, तारे के एनर्जी से अपना हीट और एनर्जी लेता है, तो वैसे जो पिंड है उसे ग्रह करते हैं। इसे अंग्रेजी में प्लेनेट के नाम से जाना जाता, अंग्रेजी में इसे प्लेनेट के नाम से जाना जाता। जो प्लेनेट जो शब्द है अंग्रेजी में, वो ग्रीक भाषा के एक शब्द जिसका नाम है प्लेनेटाई, वहाँ से शब्द से बना है, और उस प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों तरफ घूमने वाले। और ग्रह भी क्या करते हैं, तारों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसीलिए चारों तरफ घूमने वाले प्लेनेटाई शब्द से बन गया है अंग्रेजी में आकर प्लेनेट, और हिंदी में इसे कहते हैं ग्रह, देवनागरी में इसे कहते हैं ग्रह। जिस पर पृथ्वी ग्रह है, जिस पर हम रहते हैं, यह अपना संपूर्ण जो प्रकाश एवं ऊष्मा होती है, यह किससे प्राप्त करती है, सूर्य से, क्योंकि पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन है, सूर्य है, इसीलिए सूर्य से प्रकाश करती है, प्राप्त करती है। पृथ्वी का बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। जैसे हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं, जिस तरह चंद्रमा चमकती है ना, इसी तरीके से, क्योंकि चंद्रमा पर से रोशनी रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर आती है, इसलिए हमको चंद्रमा चमकती हुई दिखाई देती है। इसी तरीके से कभी भी अगर हम यहाँ से देखें, चंद्रमा पर जाकर हम पृथ्वी की तस्वीर लें, तो वहाँ से भी हमें पृथ्वी चमकती हुई दिखेगी, पृथ्वी हमें चमकती हुई दिखती है नीले रंग, क्योंकि पृथ्वी पर से भी प्रकाश रिफ्लेक्ट करते हैं। आप एक बात और जान लीजिए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, हमें सिर्फ शनि में छल्ले दिखते हैं चारों तरफ, लेकिन बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, ये तीनों ग्रह के पास छल्ले हैं, जो कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हो सकते हैं या तो कोई बर्फ के टुकड़े हैं, इससे बने हैं छल्ले। इसको नॉर्मली नहीं देखा जा सकता, इसको शक्तिशाली दूरबीन के सहायता से हम देखें तो हम देख सकते हैं, यूरेनस और बृहस्पति में भी छल्ले को देख सकते हैं। अब उसके बाद एक सबसे बड़ा भाग आता है, इसके बारे में बढ़िया से डिस्कस करते हैं। चलिए इस ब्रह्मांड का विस्तृत अध्ययन एक बार कर ही लिया जाए कि आखिर ब्रह्मांड है कैसा, सौर परिवार हमारा जो है वो है कैसा, सौरमंडल है कैसा, उसका अध्ययन एक बार कर लेते हैं। पूरे ब्रह्मांड का तो अध्ययन नहीं कर सकते, अभी सौरमंडल का अध्ययन कर लेते हैं। सौरमंडल में जो सौर परिवार का मुखिया है, मेन है, वो है सूर्य, और इसके प्रकाश से इतने सारे ग्रह यहाँ तक जो है वो इससे हीट एवं एनर्जी ले रहे हैं अभी तक। तो सूर्य के जो सबसे बगल में है वो है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, पृथ्वी सौरमंडल में तीसरा ग्रह है, उसके बाद है मंगल, उसके बाद एक एस्टेरॉइड की पट्टी है, और उसी एस्टेरॉइड को हिंदी में बोला जाता है क्षुद्र ग्रह। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि एस्टेरॉइड पृथ्वी पर गिरने वाली है, ये वही एस्टेरॉइड है, जो कि ये मंगल और ये बृहस्पति के बीच में, ये बृहस्पति का, जैसे कि कोई भी ग्रह जिस प्रकार से घूम रहा है हमेशा वो अपना उसी लेंथ पर घूमता है, ऐसा नहीं कि आज यहाँ से घूम रहा है तो कल यहाँ से घूमना स्टार्ट कर देगा। बृहस्पति जब एक बार यहाँ से घूम रहा है तो हमेशा ये यहीं से चक्कर मारेगा, तो इसीलिए जहाँ से ये पृथ्वी चक्कर मारता है कोई भी ग्रह, उसे कक्ष बोला जाता, ऑर्बिट बोला जाता है। तो ये जो मंगल ग्रह का कक्ष है और बृहस्पति ग्रह का कक्ष है, इसके बीच में क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है। उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। आप याद रखिएगा कि ये चार जो अंदर 8 ग्रह टोटल दिखाया गया है, प्लूटो को ड्वार्फ ग्रह घोषित कर दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ये 4 ग्रह बाहरी ग्रह इसको बोला जाता है क्योंकि ये बाहर में है, और ये अंदर में है। क्षुद्र ग्रह पट्टी यहाँ पर मेन भूमिका निभा रहा है दोनों को बांटने में। क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर के जो 4 ग्रह हैं उसको बाह्य ग्रह में रखा गया है, और क्षुद्र ग्रह के अंदर में जो 4 ग्रह हैं उसको आंतरिक में रखा गया है। तो आंतरिक में हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बाहरी ग्रह में हो गया बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसे अरुण और इसे वरुण भी बोला जाता है। यूरेनस को अरुण और नेपच्यून को वरुण बोला जाता है। यहाँ से कितने क्वेश्चन उठ गए?
सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह हो गया बुध, पृथ्वी हो गया तीसरे नंबर पर। ये जो एस्टेरॉयड की पट्टी है ये कहाँ पाया जाता, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता। बाह्य ग्रह कितने हो गए, 4। कौन कौन, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आंतरिक ग्रह कितने हो गए, वो भी 4, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब उसके बाद क्वेश्चन उठ सकता है तो किस ग्रह में छल्ले पाए जाते हैं, तो शनि में जो छल्ला है वो तो दिखाया जाता है, लेकिन बृहस्पति और यूरेनस में भी छल्ला पाए जाते हैं। वो या तो छोटे छोटे पत्थर होते हैं या तो वो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसके छल्ले होते हैं जो हमें नहीं दिखाई पड़ते। इतना भी हम लोगों ने जाना। एक एक पॉइंट को बना लीजिएगा, जैसे कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। पहले ग्रह क्रम के अनुसार लिखिएगा कि पहले कौन, दूसरा में कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस तरीके से आप याद कर लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस तरीके से आप एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार रट लीजिए। एक बार जब रट लेंगे तो आप फिर इस ग्रह के क्रम को कभी नहीं बुझाएंगे। फिर आपको कोई पूछेगा कि तीसरा नंबर पर कौन है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, तीसरा पर आ गया पृथ्वी। चौथा पर कौन है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, चौथा पर आ गया मंगल। इसी तरीके से आपसे पूछेगा आंतरिक कौन है, तो आंतरिक में 4 ग्रह को ले लीजिए शुरू से, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये शुरू से 4 ग्रह आंतरिक हो गए हैं। पूछेगा बाहर कौन है, तो लास्ट वाले 4 ग्रह बाहर ले लीजिए 4 से, तो 5वां नंबर पर है बृहस्पति, 6ठा पर है शनि, 7वां पर यूरेनस, 8वां पर नेपच्यून। ये बाहरी ग्रह हो गए। आसान है, बिल्कुल आसान है। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हाँ, ये जो है 4 ग्रह, आप इसका चाहें तो लिख सकते हैं कि यह अपने अक्ष पर घूमना, और सूर्य का एक चक्कर कितना दिन में लगाता है। अपने अक्ष पर घूमना मतलब ये जो देखिए समझा देते हैं, अपने अक्ष पर क्या घूमना होता है। इसका मतलब मान लीजिए ये शनि है, ये ऐसे ऐसे भी गोल गोल घूम रहा है, और गोल गोल घूमते ही वो सूर्य के भी चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो ये जो गोल गोल घूम रहा है अपने पर, ये हो गया अपने अक्ष पर घूमना। खड़ा होकर जब आप घूमने लगते हैं चारों तरफ, खड़ा होकर अपने वहीं पर खड़े होकर वहीं पर लट्टू की तरह नाचने लगते हैं, तो वो मान लीजिए कि अक्ष पर आप घूम रहे हैं। और वही नाचते नाचते जो इधर उधर जाने लगता है वो कक्षा में घूम रहा है, तो वो एक चक्कर मार लेता है। और जो खुद वहीं पर घूम रहा है वो क्या है, वो अपने अक्ष पर घूम रहा है। चलिए आ जाते हैं नीचे। तो कौन ग्रह अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेता है, तो बुध अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 88 दिन में मात्र तय कर लेता है, मात्र 88 दिन में। शुक्र पर 243 दिन में ये अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, और 255 दिन में ये पृथ्वी का भी एक चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में कर लेता है, यानी 24 घंटे में कर लेता है, और 365 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। सूर्य के पास पृथ्वी के पास चंद्रमा कितना है, 1। चंद्रमा एक उपग्रह है। उपग्रह उसे बोलते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जो उससे हीट और एनर्जी ले रहा है, वो तो है ग्रह। और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो हो गया उपग्रह। उपग्रह एक नेचुरल होता है, एक प्राकृतिक होता है, और एक ह्यूमन मेड यानी कि कृत्रिम होता है, जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है। ये बनाया जाता है बेसिकली ऊपर स्पेस में, अंतरिक्ष में किसी चीज़ पर नज़र रखने के लिए, वहाँ के सारे चीज़ों पर अपने नज़र बनाए रखने के लिए। किसी ग्रह के कक्ष में इसको प्रक्षेपित कर दिया जाता है। किसी ग्रह के कक्ष में, जैसे ये ग्रह जो है इसके ऑर्बिट में इसको डाल दिया जाता है। मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का ये जो ऑर्बिट है इसमें उस सैटेलाइट को डाल देगा। इसको सैटेलाइट भी कहते हैं उपग्रह को। तो इस सैटेलाइट को डाल देगा और चारों तरफ पृथ्वी पर ये अपना नज़र जमाए रखेगा। तो ये हो गया सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। तो एक तो नेचुरल उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के एक ही है जो कि चंद्रमा है, प्राकृतिक रूप से वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है। बाकी तो ऐसे हम कितने भी सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ छोड़ दें। उसके बाद देखते हैं मंगल के बारे में। तो मंगल अब भी अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में कर लेता है, और ये पूरे पृथ्वी में सूर्य का चक्कर लगाने में 687 दिन ले लेता है। अब इसके पास चंद्रमा की संख्या 2 है।
अब आप जान ही चुके हैं कि ये चारों आंतरिक ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो आप ये भी जान लीजिए कि सूर्य के बहुत नज़दीक है और ये चट्टानों से बना हुआ है, यानी कि ये चारों ऐसे ग्रह हैं जिस पर कोई सतह पाया जाता है, कोई सरफेस है। यानी कि आप इस ग्रह पर अपनी अगर कदम रखेंगे तो आप इस ग्रह पर रहेंगे, रुक सकते हैं। लेकिन ये जो चारों बाहरी ग्रह है, ये कोई तरल लिक्विड का है या तो एक गैस का है। यानी कि अगर आप इसमें कूद गए, इस ग्रह में उतरना चाहें, तो आप एक पार से कूदेंगे तो दूसरे पार बाहर निकल जाएंगे। इस ग्रह पर कोई सतह मौजूद नहीं है। लिक्विड में कोई सतह नहीं होती, उसमें आप एक तरफ से जाएंगे तो दूसरे तरफ से निकल जाएंगे। गैस में भी कोई सतह नहीं होती, एक तरफ से जाएंगे दूसरे तरफ से निकल जाएंगे। तो बाह्य ग्रह जो है वो भी द्रव और गैस से मिलकर बना हुआ है। तो यानी आप इस पर जाएंगे तो एक जगह से जाएंगे दूसरे जगह तक वापस चल जाएंगे। अब आते हैं इधर, ये जो बच गए थे बाह्य ग्रह, उसके बारे में भी जान लेते हैं चारों के बारे में। बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। आप यहाँ से फिलहाल देखकर अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं, किसके पास कितने चंद्रमा है, कितना देर में घूर्णन करता है अपने अक्ष पर, कितना देर में वो सूर्य का चक्कर लगाता है, ये जान लेंगे। कौन से ग्रह चट्टान तथा पत्थर से मिलकर बने हैं, आंतरिक ग्रह बाहरी ग्रह कौन है, ये सारे के बारे में बढ़िया से आप इन्फॉर्मेशन रख लेंगे। यहाँ से देखकर बना लेंगे, वीडियो पॉज कर देख लीजिए, आराम से बना लीजिए। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग मात्र लिए 12 साल में लगाता है। बृहस्पति अपने अक्ष पर यह घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में तय कर लेता है और चंद्रमा की संख्या इसके पास लगभग 53 है। शनि के बारे में जानते हैं तो इस सूर्य के चारों ओर परिक्रमण हमारे अनुसार, देखिए हमारे अनुसार जितना साल होता है 29 साल 5 महीने में लगाता है। ये अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में कर लेता है। अपने अक्ष पर यह घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में कर लेता है। अब इसके पास भी चंद्रमा की संख्या लगभग 53 ही है। यूरेनस जो है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 84 साल में लगाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन ये 17 घंटे 14 मिनट में करता है और इसके पास चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। नेपच्यून जो है, नेपच्यून सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 164 साल में लगाता है, जितना तो हम लोग का जीवन काल भी नहीं है। अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 16 घंटे 7 मिनट में और इसके पास चंद्रमा की संख्या है 13। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, बढ़ते हैं अगले में। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कस हो चुका है कि चंद्रमा एक क्या है, उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर मतलब एक साथी होता है जो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा। अभी बोले थे कि उपग्रह ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी अभी भी दिखा दिए। सिर्फ बुध और शुक्र के पास अपने चंद्रमा नहीं था, लेकिन पृथ्वी के पास भी था, मंगल के पास भी था, बृहस्पति शनि ये दोनों के पास 53 था, यूरेनस और नेपच्यून के पास भी 27 और कुछ था। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं आगे। इतना तो समझ में आ चुका है पिछले में। उसके बाद बढ़ते हैं सौर मंडल की तरफ। सौर मंडल की तरफ बढ़ने से पहले इधर साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, जरा इसको जरिए एक बार समझ लेते हैं क्या है। जो क्या आप जानते हैं कि जो रोमन कहानियों थी पौराणिक में, उसमें सोल जो था, सोल नाम का जो वर्ड था वो सूर्य देवता को कहा जाता था। याद रखिएगा, ये सब कभी कभी फैक्ट है, पूछ सकता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। मंडल मतलब एक परिवार, सदस्य मतलब एक भीड़ आती, परिवारों का भीड़, झुंड। सौर शब्द का उपयोग कराते हुए अधिक शब्दों को लिखे, जैसे कि सौर पैनल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया और सौर किरण कह लीजिए। ये सब सूर्य से संबंधित आप जितने भी नाम बोलेंगे उसमें सौर लगा दीजिए, क्योंकि सौर का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। चलिए आगे शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। जैसे कि थोड़ा देर पहले आया था शब्द प्लेनेटिया, तो वो बता रहा था कि वो
ग्रीक शब्द से है, तो फिर इंग्लिश और हिंदी में कैसे कैसे क्या क्या उत्पन्न होता है। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका प्रयोग हम भाषा के आधार पर करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका शब्द का अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, GEG जिसका अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया पृथ्वी, GEG शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं एक है ग्राफिया, इसका अर्थ है लिखना। पृथ्वी के संबंध में अधिक, मतलब पृथ्वी के बारे में जो भी चीज़ लिखा गया उसको जी ग्राफिया यानी कि जो ग्राफी से लिया गया है, यह ग्रीक शब्द है। तो जान लीजिए कि हम लोग का जो अभी वर्तमान में लैंग्वेज चल रहा है, उसके पहले बहुत सारे लैंग्वेज हुआ करते थे पहले से, जिसमें पढ़ा लिखा जाता था उन लैंग्वेज में। तो जब नए नए लैंग्वेज का आविष्कार होने लगा तो हम लोग उस लैंग्वेज से जाकर कुछ कुछ शब्द को वहाँ से उठाना प्रारंभ किए, और इसी तरीके से उन शब्दों से नए नए शब्दों की उत्पत्ति हुई है। हम लोगों ने अपने नहीं गढ़ लिया, हम लोगों ने सोचा कि जो पुराने लोग पढ़ रहे हैं अगर उसी शब्दों के आधार पर नया शब्द बने तो बेहतर होगा पढ़ने और समझने के लिए। इसीलिए नए शब्द का निर्माण करते वक्त बहुत सारे शब्द का, पुराने शब्द का यूज कर लिए। जैसे कि जियो के साथ अगर लॉजी लगाते हैं तो पृथ्वी का अध्ययन में जियोलॉजी। उसके बाद जियो के साथ मेट्रो लगाते हैं जियोमेट्री, तो पृथ्वी का मापन का अति कहता है। जियो के साथ वाइड लगाते हैं जो कि पृथ्वी के आकार के समान दिखता है, तो ज्योवाइड जो है, ज्वाइड ये पृथ्वी का रियल आकार का नाम है। पृथ्वी गोल नहीं है, ज्वाइड है, ज्वाइड ऐसे कुछ कहा जाता है। अब इधर एक और थोड़ा सा नीचे आकर देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। जो भी व्यक्ति ग्रह का अध्ययन, तारे का अध्ययन, एस्ट्रॉइड का अध्ययन, ये सब का अध्ययन करते हैं उनको खगोल शास्त्री कहा जाता है। खगोलीय पिंड मतलब यही सब होता है, ग्रह, तारा, एस्ट्रॉइड और अनेक अनेक पुच्छल तारा, मेट्रॉइड, ये सब का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को खगोल शास्त्री कहा जाता है। आर्यभट्ट जो थे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों में खोजने लगे। मतलब एक बहुत बड़े बात कहकर गए थे आर्यभट्ट साहब, जो कि हमारे देश के थे और ये बहुत बड़े खगोल शास्त्री भी थे। बहुत सारे सैरथी के बारे में, सौरमंडल के बारे में पता भी लगाया था। उन्होंने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो सभी ग्रह हैं तथा उनके जो उपग्रह है, उनके जो चंद्रमा है, वो सभी परावर्तित किरण के कारण ही चमकते हैं। जिसके बारे में थोड़ा देर पहले बता दिया कि कोई किरण अगर आ रही है, ये वस्तु है उस पर कोई किरण आ रही है, अगर उस पर से टकरा कर उधर लौटी तभी उसको दिखाई पड़ेगा। अगर टकरा कर वापस नहीं लौटा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आप आकाश में कोई टॉर्च बारी है, या तो सामने कोई टॉर्च बारी है जहाँ पर कोई अंत नहीं है, कोई सतह उता नहीं है, वहाँ पर आपको टॉर्च का रोशनी जाता तो दिखेगा, लेकिन कहाँ पर जा रहा है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो किरण जो है सिर्फ जा रही है। परावर्तित मतलब होता ही है वहाँ से टकरा कर वापस लौटना, वो वापस नहीं लौट रही है वहाँ से टकरा कर। इसी के कारण आपको प्रकाश किस चीज़ पर जा रहा है वो आपको दिखाई नहीं देगा। कोई भी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो वो प्रकाश वापस की ओर हमारे रेटिना पर रिफ्लेक्ट करती है, तब हमें वो चीज़ दिखाई पड़ती है। कोई भी चीज़ हमें दिखाई पड़ती है परावर्तित किरण के कारण। अगर चंद्रमा पर प्रकाश जो सूर्य का जा रहा है, अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं करता तो हमें वो दिखाई नहीं पड़ती चंद्रमा। ग्रह जो हम देख पाते हैं अपने ब्रह्मांड में सैटेलाइट से, जब भी हम जाते हैं अंतरिक्ष में तो देख पाते हैं अपने ग्रह को, वो यही कारण है क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो रिफ्लेक्ट करके, परावर्तित करके वापस की ओर लौटती है। अब हम लोग पढ़ते हैं सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल में मौजूद है सूर्य, उसके साथ 8 गो ग्रह है। अब उस ग्रह के कुछ उपग्रह है तथा और कुछ खगोलीय पिंड, जिसके बारे में जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गए, एस्ट्रॉइड एवं उल्का पिंड हो गए हैं, मिलकर ये सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य, क्योंकि सूर्य के ही हीट और एनर्जी के कारण ये सारे चीज़ अस्तित्व में है।
तो पहले पढ़ लेते हैं मुखिया के बारे में, सूर्य के बारे में, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। सूर्य जो कि सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, केंद्र मतलब सबसे बीच में स्थित है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि सूर्य पर कौन सी गैस है, कौन सी गैस के कारण सूर्य का निर्माण हुआ है? और एक और क्वेश्चन कि ऐसी कौन सा तत्व है, एलिमेंट है, 114 तत्व के बारे में हम जानते थे, ऐसी कौन सा तत्व है जिसकी खोज पृथ्वी पर नहीं हुई है, सूर्य पर हुई है? तो आपको बता देते हैं कि सूर्य का निर्माण हाइड्रोजन ग्रह से होता है। जब दो हाइड्रोजन एक साथ मिलता है, जिसे बोलता है संलयन करता है, उसके बाद सूर्य का निर्माण हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन एक गर्म गैस है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, जिसके कारण आप जानते हैं कि गर्म जो गैस होता है ये हमेशा कहाँ जाता है, ऊपर चला जाता है, और ठंडा जो हवा है वो हमेशा नीचे आता है। ठंडा हवा जो होता है वो भारी होता है, नीचे आता है, और गर्म हवा हल्की होती है, वो ऊपर की ओर चली जाती है। जब आप घर में एसी चलाते हैं तो आप घर में एसी चलाते हैं तो नीचे जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर इसी कारण ठंडा रहता है, क्योंकि जो ऊपर जो एसी को इसीलिए नीचे नहीं लगाया जाता, इसीलिए एसी को ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि ऊपर में जो हवा है वो हवा हो जाएगी ठंडी, और ठंडी हवा होगी तो नीचे जब हवा गर्म हो जाएगी तो ठंडी हवा नीचे आ जाएगी, क्योंकि उसका भार ज़्यादा हो जाएगा। भार ज़्यादा होने के कारण वो नीचे चला आएगा, और नीचे जो गर्म हवा होगा वो चला जाएगा ऊपर, और जिसकी वजह से नीचे हमेशा ठंडी ठंडी हवा रहेगी और गर्म हवा हमेशा ऊपर रहेगी। और ऊपर जैसे ही गर्म हवा जाएगी वैसे ही तुरंत एसी उसको ठंडा करेगा और फिर उसको ठंडा करके नीचे भेज देगा, तब तक नीचे जो गर्म हवा होगा तुरंत वो ऊपर चला जाएगा। ये प्रक्रिया चलते रहता है। जैसे मानिए यहाँ पर एक एसी लगा हुआ है, ये हमारा कमरा है, रूम है, ये रूम है, इसमें एसी लगा हुआ है, यहाँ पर एसी है, और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। ये एसी यहाँ की हवा को ठंडा करेगा, ठंडा करेगा तो ये इसका द्रव्यमान बढ़ेगा, नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर जो सारे गर्म हवा था ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। फिर वापस यहाँ पर गर्म हवा जब होगा फिर तुरंत एसी इसको ठंडा करेगा। जब तक यहाँ ठंडा होगा तब तक नीचे वाला हवा गर्म हो चुका होगा, तब तक ये गर्म हवा ऊपर जाएगा और ठंडा फिर से नीचे आएगा। या हाइड्रोजन जानते होंगे, हाइड्रोजन गैस को किसी भी गुब्बारे में भरे तो गैस का गति बैलून कहाँ चलने लगता है, ऊपर चलने लगता है, बैलून उड़ने लगता है। तो क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, गर्म गैस है, गर्म हवा है हाइड्रोजन। यही गर्मी के कारण सूर्य में हीट मौजूद है। तो आप गर्म हवा के बारे में भी जान लीजिए कि गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा भारी होती है, ये बात भी जान लीजिए। हाइड्रोजन एक गर्म गैस है, ये भी जान के रखिए। और हाँ, हीलियम ऐसा तत्व है जिसका खोज सूर्य पर हुआ था। ये तत्व अभी भी पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं करता है। हीलियम एक ऐसा मात्र तत्व है, याद रखिएगा। इसके बाद जो सूर्य का खिंचाव बल है ये सौरमंडल को बांधे रखता है, मतलब ये अट्रैक्ट करके रखता है चारों तरफ से अपने ओर, चंबुक की तरह। जैसे एक चंबुक के बीच में रख दिए जाए, चारों तरफ एक लोहे रख दिए तो चारों तरफ आकर उसको चिपक जाता है, वही तरीके से ये है, चारों ओर से जितना भी ग्रह है इसको अपने तरफ खींचे हुए रखता है। इसी कारण सूर्यमंडल मौजूद है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि खगोल पिंड जो होता है, खगोलीय पिंड जो होता है, खगोलीय पिंड में मात्र तारे के पास ही अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है। और ये जो 8 वो जो यहाँ पर ग्रह मौजूद है ये सभी का नज़दीकी तारा सूर्य है, और सभी अपना ऊष्मा किससे प्राप्त कर रहा है, सूर्य से प्राप्त कर रहा है। इसीलिए सूर्य ऊष्मा तथा प्रकाश का एकमात्र स्रोत है सौरमंडल में। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे कितना दूर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य हमसे नज़दीकी तारा है, फिर भी यह हमसे कितना करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़। तो समझ लीजिए जो बाकी तारा हमें इतना छोटा छोटा दिखते हैं वो कितने दूर होंगे। यही कारण है कि वो हमें क्या नज़र आते हैं, छोटे नज़र आते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य के अनुसार दूरी के क्रम कौन कौन हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आप इसे लगातार याद कर लीजिए, कोई भी ट्रिक पर भरोसा नहीं कीजिए। अगर आप इसे एक बार याद करेंगे, कभी भी आपके मन में अगर 4 से 5 बार ये आ गया तो जिंदगी भर के लिए याद रह जाएगा। ट्रिक वाला आप कभी भी गड़बड़ा सकते हैं, तो ट्रिक वगैरह छोड़िए। और अब तो आप आगे हैं बड़े में, तो आप ट्रिक के अलावा अगर खुद याद करने की कोशिश कीजिए तो बढ़िया रहेगा।
आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कोई बीपीएससी कोई यूपीएससी होंगे, तो ये सब छोड़िए और बढ़िए मेन कॉन्सेप्ट की तरफ। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर, अभी बोले जो ऑर्बिट होता है, जिस पर ग्रह घूमता है, जिस रास्ता पर, वो ऑर्बिट है, वो एक दीर्घ वृत्ताकार है, लेकिन बहुत बड़ा है, इसीलिए उसको दीर्घ वृत्ताकार बोला जाता है। उसमें फैला हुआ है, ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा यानी कि ऑर्बिट कहलाते हैं। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है, यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसको केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की बहिन, सुबह का तारा, भोर का तारा, सब शुक्र को ही कहा जाता, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313, सीरस और प्लूटो, ये सबको बौने ग्रह कहा जा सकते हैं, क्योंकि ये सब ग्रह के क्राइटेरिया को पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर रहे थे। जैसे कि आप मानव है या नहीं है, इसका कोई क्राइटेरिया होगा तय करने का। यही चीज़ ग्रह कौन से होते हैं उसका भी एक क्राइटेरिया होता है तय करने का। वो क्राइटेरिया तय कौन करता है, ग्रह को ग्रह की उपाधि कौन देता है, तो ये देते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन। इन्होंने अपनी बैठक अगस्त 2006 में प्लूटो को पूरी तरीके से ग्रह मानने से इनकार कर दिया गया, इसे ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौने ग्रह घोषित कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं हमारे प्यारे पृथ्वी के बारे में। इससे पहले इधर जान लीजिए, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है लगभग। आप जान लीजिए कि एनसीईआरटी जो डाटा देता है वही डाटा एक्यूरेट माना जाता है, इसीलिए एनसीईआरटी के डाटा को आप कहीं भी ऑप्शन में टिक कीजिएगा। अधिकतर जीके के बुक में आप देख लीजिएगा कि 8 मिनट 20 सेकेंड, कोई 16 सेकेंड, कोई 8 मिनट 8 सेकेंड, इस तरीके से छाप देता है, लेकिन एनसीईआरटी जो छापता है उसी को एक्यूरेट माना जाता है। पृथ्वी, सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा ग्रह के बारे में तो बता दिए थे। यहाँ से एक और जीके वाला कि आकार के हिसाब से पृथ्वी कैमा ग्रह है सौरमंडल में, तो आकार के हिसाब से पृथ्वी 5वां ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ध्रुव बोलते हैं पृथ्वी के सबसे ऊपर और नीचे वाले ये जो भाग है इसको ध्रुव बोला जाता है। यहाँ से पूरी तरीके से गोल नहीं है, थोड़ा सा ये चपटा है, ऐसे करके चपटा है। पूरी तरीके से गोल में कैसे होता है, पूरी तरीके से गोल में ऐसे रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, चपटा है पृथ्वी। और यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। तो भू आब का अर्थ क्या होता है, तो पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी एक गोल चीज को बोला जाता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी एक गोल चीज को बोला जाता है, इसीलिए इसके आकार को जब भू आब कहा जाता है तो भू आब का अर्थ निकलता है पृथ्वी के समान आकार, मतलब बिल्कुल पृथ्वी का आकार जैसा नहीं, पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। आप सभी आप जानते होंगे पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। कारण क्या है, क्योंकि पृथ्वी पर पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। जीवन जीने के लिए जितनी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए वो सिर्फ कहाँ मौजूद है, पृथ्वी पर ही मौजूद है। इसीलिए पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखाई पड़ती है, नीले रंग की, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह। जब पानी को आप बड़ी मात्रा में जब पानी को एक साथ कर लीजिएगा तो पानी कौन सी रंग की दिखाई पड़ती है, नीली रंग की। वैसे पानी को रंग विहीन माना जाता है, कलरलेस माना जाता है, लेकिन पानी जब बहुत बड़ी मात्रा में पानी एक साथ हो जाती है तब ये किस कलर की दिखाई पड़ती है, नीली कलर की दिखाई पड़ती है। और यही नीली कलर की रोशनी रिफ्लेक्ट करती है अंतरिक्ष में, तब ये हमें पृथ्वी कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह।
हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। व्यास मतलब इसकी जो आप मोटाई देख रहे हैं, इसका जो ये है, ये पृथ्वी का 1/4, यानी कि पृथ्वी का ये 4 हिस्सा में पृथ्वी को बांट लीजिए तो 1 हिस्सा के बराबर ये चंद्रमा है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये तो है अन्य खगोलीय पिंड मतलब और कोई ग्रह, कोई तारा, कोई और चीज़ के अलावा ये जो पृथ्वी है, जो चंद्रमा है, ये हमारे सबसे नज़दीक में है। इसीलिए हमें कैसा दिखाई पड़ता है, बड़ा, बहुत बड़ा लगता है नज़र में। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। भाई साहब, चंद्रमा जब जो सूर्य है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और यह कितना है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा इतने नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई पड़ता है, तो सूर्य जब 15 करोड़ किलोमीटर दूर होगा तब वो कितना बड़ा होगा, आप इसकी विशालता का अंदाज़ा इस तरीके से लगा सकते हैं। अब देखिए, उपग्रह के बारे में बताए थे। जो खगोलीय पिंड है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित होता है, एक कृत्रिम होता है। मानव निर्मित होता है जिसको वैज्ञानिक बना के भेजता है और उसको रॉकेट के द्वारा इसको क्या किया जाता है, उपग्रह को कक्षा में प्रवेश करा दिया जाता है। अब उसके बाद वो उसी ग्रह के ऑर्बिट में ये घूमते रहते हैं, उसी ग्रह के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। जैसे चंद्रमा घूमता है इसी तरीके से ये घूमते रहते हैं उसी ग्रह के ऑर्बिट में। इसीलिए जब वो ग्रह के ऑर्बिट में कोई भी चीज़ घूमता है तो उपग्रह के अनुसार वो भी होता है, तो इसीलिए इसको भी उपग्रह नाम है। ये कौची से जाता है, रॉकेट से पहले इसको उड़ान लॉन्च किया जाता है। इसके बाद उस रॉकेट जो है वापस पृथ्वी पर घूम के गिर जाती है, सिर्फ सैटेलाइट ऊपर जाता है, रॉकेट वापस पृथ्वी पर लौटने लगती है और वायुमंडल में आकर घर्षण के कारण रॉकेट क्या होती है, ऊपर ही जलकर ख़त्म हो जाती है, नीचे नहीं गिर पाती है और जो सैटेलाइट है ऊपर जाकर रह जाता है ऊपर। उसके बाद देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक चक्कर, मतलब अपने यहाँ भी ऐसे करके एक बार खड़ा होकर अपने तरफ भी घूमने में 27 दिन लगता है लगभग, और उसका पृथ्वी का भी लगभग चक्कर लगाने में 27 दिन लगता है। परिणाम स्वरूप ही इसका होता है कि हमें चंद्रमा अलग अलग भाग में दिखाई पड़ती है, कभी आधा, कभी ऐसे, कभी वैसे, कभी वैसे, और एक दिन ही मात्र हमें वो एक भाग में दिखाई पड़ता है, पूरा तरीके से दिखाई पड़ता है, और उस दिन को पूर्णिमा बोला जाता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जो है जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन आप चंद्रमा को जब पूरा तरीके से एकदम देखें, चमकती हुई पूरी तरीके से देखें, तो कहीं कहीं आपको काला काला जैसा नज़र आएगा। ये वही छाया है जो कि वहाँ पर मौजूद पर्वत, मैदान और गड्ढे से बनता है, याद रखिएगा। हम लोग जब छोटे थे तो उस छाये को हम लोग पेड़ समझते थे। क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड, तारा, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त हम लोग ने 3 चीज़ के बारे में पढ़ लिया। तारा जिस पर मौजूद है ग्रह, और ग्रह के चारों पट्टी घूमने वाला उपग्रह। अब देखिए, असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसकी कोई संख्या नहीं है। उतना छोटा छोटा चीज़ भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और इस चीज़ को क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। ये उसी समय बता दिए थे, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी थी। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों में टूटकर अलग हो जाते हैं। ग्रह के ही भाग होते हैं। वैज्ञानिक जो कहते हैं कि क्षुद्र ग्रह ग्रह का ही भाग है, ये ग्रह से टूटकर, विस्फोट के बाद टूटकर ग्रह से अलग हुए होते हैं। अब आती है बारी उल्का पिंड की। हम लोग खगोल पिंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी में पहले तारा आया, फिर ग्रह आया, फिर उपग्रह आया, फिर क्षुद्र ग्रह आया, अब आ रहा है उल्का पिंड। तो उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है, उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका कोई ऐसा नहीं कि यह मंगल और बृहस्पति या तो कोई 2 ग्रह के बीच में पाया जा रहा है, ये चारों तरफ पाया जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर यही लगाता है। कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के इतना नज़दीक आ जाते हैं कि इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं।
तो आप लोग जान लें, जब भी ये उल्का पिंड कभी कभी अगर पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है, पृथ्वी के कक्ष में प्रवेश कर जाता है, तो पृथ्वी के सतह पर गिरने पर उससे पहले जो वायुमंडल है वो रोकती है, वो रक्षा करती है। किसी भी चीज़ को अंतरिक्ष से पृथ्वी के सतह पर आने में रक्षा करती है वायुमंडल। वायु के घर्षण के कारण कोई भी चीज़ जब प्रवेश करता है वायुमंडल में, वो जलने लगता है। अब अगर वो पूरी तरीके से जल गया तो ऊपर ही खत्म हो जाता है, अगर हल्का फल्का बिना जले हुए वो नीचे सतह पर गिर गया तो एक गड्ढा बना देता है, जिससे एक झील का निर्माण होती है, और उस झील को क्रेटर झील बोला जाता है। जो झील निर्माण होती है उल्का पिंड के गिरने से, उस झील को क्रेटर झील का नाम दिया जाता है। महाराष्ट्र में भी एक क्रेटर झील मौजूद है। चलिए, जैसे झील कैसे बनता है, अगर कोई गड्ढा हो गया, अब वहाँ से पानी भर रहा है सिर्फ और निकलने का कोई साधन नहीं है, तो वो पानी जमा होते होते एक झील का रूप ले लेता है। और जब कोई उल्का पिंड जब ऐसे गिरती है तो वहाँ से कोई निकलने वाला रास्ता थोड़े बनता, वो तो खाली एक गड्ढा हो जाता है, और यही गड्ढा में एक झील बन जाती है। आगे चलिए, क्या आपने तारे वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? हाँ, एक और बात, जब वो चमकता हुआ चीज़ गिरता है तो हमें लगता है कोई तारा टूट रहा है, तो हम मन्नत मांगते हैं। ये वही तारा है, उल्का पिंड, जो कि टूट कर नीचे की ओर गिरता है। तारे टूटकर गिरना इतना आसान बात नहीं है। तारे अगर विस्फोट होती है तो भूचाल आ जाती है, ब्लैक होल जैसे चीज़ों का जन्म होता है, और ब्लैक होल ब्रह्मांड का दानव राक्षस कहलाता है, ये आपको पता ही होगा। ब्लैक होल चाहे तो पृथ्वी को एक सेकेंड में चकनाचूर करके धर देगा, अगर पृथ्वी उसके रास्ते में आ गई तो। यह लाखों तारों का समूह है। कौन? उल्का पिंड। अच्छा, ये जो दिख रहा है ये आकाशगंगा, ये लाखों तारों का क्या है? समूह है। यह पट्टी जो है आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है, एक जगह मौजूद है कहीं पर भी। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। सबसे पहले, मतलब बहुत समय पहले, इसकी कल्पना इसके सोचा था कि ये आकाश में प्रकाश की बहती हुई कोई नदी है, इसीलिए आकाश में गंगा नाम पड़ा था। गंगा एक नदी का नाम था, इसीलिए इसका नाम पड़ा था आकाश गंगा। आकाशगंगा है क्या? तो आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, मतलब एक सिस्टम है, सब एक साथ जमा हुआ है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। इस प्रकार के जब लाखों आकाशगंगा मिलती है तब किसका निर्माण होता है? ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, मतलब ब्रह्मांड कितना विशाल होता है इसके बारे में हम सोच तो हम बहुत कुछ सकते हैं, कुछ भी मन में सोच लिया इतना बड़ा होता है, लेकिन वो कम से कम उस आधार से तो सोचो कि जिसमें कुछ तो सच्चाई हो। किसी भी चीज़ को हम सोच लिए कितने भी आधार तक कितना हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं होने वाला कि हम जो सोच रहे हैं सारा चीज़ सही हो। कम से कम उतने तक सोच सकते हैं जितना रियलिटी में होनी चाहिए। तो इतनी कल्पना करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारियाँ एकत्र करने में जुटे हैं। हमारे आकार के संबंध में, इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। क्या ब्रह्मांड से संबंध बता सकते हैं अपना? जी बता सकते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड है, इसमें आकाशगंगा मौजूद है, इसी आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल कहीं पर मौजूद है, सौरमंडल में हमारा पृथ्वी मौजूद है, इस पृथ्वी के बीच में हम कहीं पर है। हो गया? कितना बड़ा चीज़ हो गया। पहले हुआ ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में मौजूद है आकाशगंगा, इस आकाशगंगा में बहुत सारी चीज़ें, हमारे ब्रह्मांड, हमारे जो सौरमंडल है उसके जैसा बहुत सारा सौरमंडल हो सकता है। इस तरीके से आकाशगंगा में मौजूद है सौरमंडल, सौरमंडल मौजूद है पृथ्वी, और पृथ्वी मौजूद है हम। ये हमारा संबंध हुआ आकाशगंगा से। अब सोच लीजिए आकाशगंगा हमारे नाना पर नाना क्या क्या है जो। अब उसके बाद अभ्यास। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? तो ग्रह के पास अपनी कोई ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, जबकि तारों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ग्रह जो होता है तारे पर मौजूद होता है, लेकिन तारे इंडिपेंडेंट होते हैं। ये तरह का हो गया, इसमें अंतर हो गया स्पष्ट। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल के बारे में बताएं। सूर्य सौरमंडल से सबसे पहले आप बता दें कि सौर जो अर्थ है, रोमन में प्रणाली में एक पौराणिक कथाओं के अनुसार
सोल शब्द से सूर्य भगवान को संबोधित किया जाता था। और ये जो सौर है इसका मतलब होता है सूर्य से संबंधित, सूर्य से संबंधित, इसीलिए सौरमंडल बोला जाता है। सूर्य से संबंधित जितने भी सूर्य के पास, सूर्य के जितने भी परिवार है उसको सौरमंडल बोला जाता है। सूर्य के अनुसार, दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यूरेनस, नेपच्यून। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर ही एकमात्र जीवन संभव है, पृथ्वी पर ही रहने लायक वातावरण है, और यहाँ पर ही ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ पर ही पीने के लिए पानी मौजूद है, यहाँ पर ही रहने के लिए सतह मौजूद है, और इस सतह में ऑक्सीजन बढ़िया तरीके से मौजूद है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो अपना एक चक्कर, अपने पर रहकर एक चक्कर भी 27 दिन में पूरा करता है, और कम से कम पृथ्वी का भी एक भाग वो 27 दिन में पूरा कर पाता है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, जैसे यहाँ से अभी गुजर रहा है तो मानिए उस तरफ से होगा, और वापस जब यहाँ आएगा तब भी तो यहाँ से गुजरेगा तो वह तरफ होगा, क्योंकि एक के बार उतने तो घूम पाता है, इतना तक जेते जेते एक के चक्कर तो मार पाता है। यानी कि जब भी ये यहाँ से गुजरेगा ये उसी भाग में होगा जिस भाग में ये पिछला बार गुजरा था। इसीलिए हम पृथ्वी चंद्रमा के मात्र एक सतह को ही देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी संरचना है। इसी ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाश गंगा है, इसी आकाश गंगा में हमारा सौरमंडल है, और इसी सौरमंडल में हमारी पृथ्वी है, और इसी पृथ्वी में हम रहते हैं। हो गया? अब उसके बाद उत्तर गलत सही कर लेते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के शुक्र के नाम से जाना जाता है? सूर्य से सबसे तीसरा हमारा पृथ्वी है। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर, तो आप जानते हैं दीर्घवृत्ताकार के पथ पर लगाते हैं चक्कर। ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। अब उसके बाद आगे चलिए, खाली स्थानों को भर लीजिए। का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं, अरे हाँ, तारों का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है, नक्षत्र मंडल कहते हैं। बताया तो कुछ देर पहले तो क्वेश्चन आ गया था ना, तारों जो विभिन्न प्रकार की आकृतियों को बनाता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? तारों की बहुत बड़ी प्रणाली आकाशगंगा कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? पृथ्वी का सबसे करीब किसको मान लें? इधर तो एस्ट्रॉइड है, उधर शुक्र है, और उधर हाथी है, शुक्र को मान लीजिए। सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह पृथ्वी है। ग्रहों के पास अपनी उष्मा तथा अपनी प्रकाश तथा उष्मा नहीं होती है। हो गया आज का चैप्टर खत्म। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि कोई भी चैप्टर का पूरी तरीके से विस्तार से उसका विश्लेषण किया जाए तो कम से कम आपको प्रत्येक चैप्टर में 1 घंटा देना ही पड़ेगा, नहीं तो शॉर्ट में अगर करके निकलेंगे तो दिक्कत आगे होनी ही होनी है। एनसीईआरटी को पूरी गहराई में जाकर समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में, अध्याय 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।